मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिना लेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, डीसी मोटर का मुख्य कार्य क्या है? ये हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर। जो मोटर होता है, ध्यान दीजिएगा, मोटर के बारे में अगर हमें देखना है तो मोटर को हम देते हैं सप्लाई। क्या देते हैं? सप्लाई। वो भी कौन सा? इलेक्ट्रिकल, यानी कि विद्युत ऊर्जा। और ये जनरेट क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र या मशीन क्या कहलाता है? मोटर। तो ऑप्शन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। क्लियर? और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये आपका रासायनिक सेल है। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ऑप्शन 1 जो कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये बदलता है जनरेटर। क्या? जनरेटर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसका प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि अंगूठा क्या इंगित करता है? तो ये नियम ये कहता है कि जब बाएं हाथ के 3 उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, तो जो पहली उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और जो दूसरी उंगली है इसमें बहने वाली विद्युत धारा। तो अंगूठा जो है ये ऑटोमेटिक इसमें घूमने वाला यानी कि फोर्स को इंगित करेगा। किसको इंगित करेगा? फोर्स को। क्लियर? यानी कि बल। तो बल की दिशा को व्यक्त कौन करेगा? अंगूठा। तो ये पूछ रहा है अंगूठा, तो अंगूठा क्या इंगित करेगा? बल की दिशा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठा स्पेशली लगाया जाता है, ये मोटर में लगाया जाता है। और मोटर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसके रोटेशन की दिशा पता करनी है, किस दिशा में ये इसका जो आर्मेचर या रोटर है घूम रहा है। क्लियर? उसी दिशा को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कमेंट करिएगा। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या कार्य है? अब डीसी मोटर की बात कर रहा है, कह रहा है कि बैक ईएमएफ का क्या कार्य है, यानी कि ईबी। क्लियर? मोटर की गति को बढ़ाना, मोटर की गति को नियंत्रित करना, मोटर की दक्षता को कम करना, मोटर की शक्ति को बढ़ाना। एक फार्मूला होता है एन समानुपाते ईबी। क्लियर? एन समानुपाते ईबी। तो ईबी क्या है? गति को नियंत्रित करना। ईबी का मान कम होगा तो गति कम हो जाएगा, ईबी का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा? गति भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, मोटर की गति को नियंत्रित करना। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डीसी मोटर में ब्रश का मुख्य कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, विद्युत धारा को कम्यूटेटर तक पहुंचाना, मोटर की गति को नियंत्रित करना, मोटर को ठंडा रखना। अब हम देखते हैं जो अपना आर्मेचर है, आर्मेचर में एक जगह लगा होता है राइजर। क्या होता है? राइजर। इसी पे अपना कार्बन ब्रश लगा होता है, और कार्बन ब्रश के द्वारा ये सप्लाई जाती है कम्यूटेटर पे। कहाँ पे जाती है? कम्यूटेटर पे, और कम्यूटेटर से सप्लाई बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर? तो ये मोटर की बात है। तो यहाँ से जो सप्लाई जाएगा, ये विद्युत जो ब्रश का मुख्य कार्य है, ब्रश यानी कि कार्बन ब्रश का मुख्य कार्य विद्युत धारा को कम्यूटेटर तक पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर?
इसमें ये देखिए, जो आपका ब्रश बनता है, जो ब्रश बनाया जाता है, ये कार्बन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? कार्बन का। क्लियर? कार्बन 6, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कार्बन है सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर आपका किस में आता है? एनटीसी में। एनटीसी बोले तो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एनटीसी मतलब कि अगर इसमें ताप का मान बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो चालकता यानी कि आई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लो करेगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। जितना तापमान बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ज़्यादा उसमें धारा फ्लो होगा। इसीलिए हम कार्बन का ही ब्रश बनाते हैं। और कार्बन की एक विशेषता और है, कार्बन जो है ये सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। कार्बन जो है सेल्फ लुब्रिकेंट, सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। क्लियर? तो अब हम बात, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कार्बन ब्रश कितना घिस जाने पे, कार्बन ब्रश का कितना भाग घिस जाने पे या कितना भाग शेष बचे रहने पे बदल देना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, 1/3 भाग शेष रहे, या 2/3 भाग घिस जाए। दोनों बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन फंसा के पूछता है। अब कार्बन ब्रश का 1/3 भाग शेष रहे तो बदल देना चाहिए, 2/3 भाग घिस जाए तो भी बदल देने चाहिए। क्लियर? कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। इसलिए कहते हैं कि हम किसी के साथ जुड़िए, और क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप समझिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक गायब हो जाता है, यानी कि ईबी एकाएक 0 हो जाए। क्लियर? अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? मोटर तेज चलेगी, मोटर शोर करना शुरू कर देगी, मोटर की दक्षता बढ़ जाएगी, मोटर जल जाएगी। एक फार्मूला होता है, समीकरण होता है, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। ये फार्मूला होता है। अचानक कह रहा है ईबी का मान 0 हो गया, तो अचानक जब ये 0 हो गया तो वी माइनस आई ए आर ए, तो यहाँ से आई ए का मान जो निकलेगा वो निकलेगा V/RA। अब देखिए आर ए का मान बहुत न्यूनतम होता है, क्योंकि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम 1 ओम होगा। मैक्सिमम होगा तो 1 ओम होगा, तो 1 ओम से कम ही होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए 220 गया, तो आर ए का मान बहुत कम। तो इस कंडीशन में धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे मोटर आपका जल जाता है, मोटर जल जाएगी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट रखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट करते रहिएगा जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सीरीज मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हम बात कर रहे हैं सीरीज मोटर की। यह बिना लोड के आसानी से चल सकता है, इसमें खराब टार्क है, इसकी लगभग स्थिर गति है, इसकी फील्ड वाइंडिंग में कम संख्या में मोटे तार होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जो इसका फील्ड वाइंडिंग होता है वो मोटे तार और कम टर्न के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन के सीरीज में लगते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धारा फ्लो हो सके और यानी कि फ्लक्स प्रोड्यूस हो पाए। क्लियर? तो सेम शंट इसका अपोजिट है। शंट फील्ड को हम लाइन के समानांतर में लगाते हैं। वह पतला तार अधिक टर्न का होता है, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज का सहन कर सके, ये अपने अंदर ग्राफ कर पाए। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक डीसी श्रृंखला मोटर के
घूर्णन की दिशा को आपस में बदलकर उल्टा किया जा सकता है। अब बात कर रहा है कि श्रृंखला यानी कि सीरीज मोटर की घूर्णन दिशा बदलना है। क्या बदलना है? घूर्णन दिशा यानी कि रोटेशन। तो कैसे बदला जा सकता है? केवल आपूर्ति टर्मिनल बदलकर, केवल फील्ड टर्मिनल बदलकर, आपूर्ति और क्षेत्र टर्मिनल बदलकर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल फील्ड टर्मिनल बदलकर। अब हम बात करें कि जब भी हमें डीसी मोटर की गति या डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलना है, रोटेशन बदलना है, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर अब आर्मेचर में बहने वाली धारा की दिशा बदल दें, क्या बदल दें? आर्मेचर में बहने वाली धारा की दिशा। देखिए, ये आपका आर्मेचर है और ये आपका फील्ड है। अब यदि हम अगर टर्मिनल को बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम टर्मिनल को प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तो दोनों में एक साथ बहने वाली धारा की दिशा बदल जाएगी, जिससे इसके रोटेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दोनों में से किसी एक में ही परिवर्तन करना है, तभी ये जाके इसका रोटेशन चेंज होगा। या तो आर्मेचर में या तो फील्ड में बहने वाली धारा की दिशा को बदल देंगे तो इसका घूर्णन दिशा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, दोनों में से किसी एक में। यदि टर्मिनल बदलेंगे तो दोनों में बदलेगा, या दोनों को अलग अलग बदलेंगे तो भी जैसे चल रहा था उसी दिशा में चलेगा। क्लियर? तो एक मात्र इन दोनों में से किसी एक में बहने वाली धारा की दिशा को बदलेंगे, यानी कि बदलेंगे तो इसकी घूर्णन दिशा ऑटोमेटिक बदल जाएगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। 1 नंबर यहाँ से कोई भी एग्जाम देंगे टेक्निकल का तो यहाँ से मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कमेंट करते रहिए। डीसी शंट मोटर के गति नियंत्रण की विधि का उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां एक बहुत विस्तृत श्रृंखला संवेदनशील गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है। क्लियर? गति नियंत्रण की विधि सबसे बेस्ट वाली विधि कौन सी है, यही कहने का मतलब इस क्वेश्चन का तात्पर्य है। वार्ड लियोनार्ड प्रणाली, एकाधिक वोल्टेज नियंत्रण, टैप किया गया फील्ड नियंत्रण, रियोस्टेटिक नियंत्रण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। इस प्रणाली की खासियत क्या है कि आप फॉरवर्ड, रिवर्स, एनीवन कहीं भी किसी भी पोजीशन में इससे हम गति नियंत्रण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गति नियंत्रण किसी भी दिशा में आसानी से कर सकते हैं। तो यह वार्ड लियोनार्ड विधि है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस मोटर की नो लोड गति उच्चतम है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर यानी कि कुमुलेटिव मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर। तो सबसे ज़्यादा नो लोड गति, एक फार्मूला हमने देखा, फार्मूला ये है कि एन समानुपाते ईवी अपान फाई, ईवी अपान फाई। नो लोड गति के कंडीशन में फाई का मान क्या होगा? कम होगा, यानी कि 0 लगभग। तो अगर फाई का मान कम होगा तो स्पीड क्या होगा? उच्च होगा। ऐसा सीरीज मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डीसी मोटर द्वारा विकसित बलाघूर्ण के समानुपाती होता है, यानी कि टी समानुपाते फाई इंटू आई ए, ये फार्मूला होता है, फाई इंटू आई ए। आर्मेचर प्रतिरोध गुणे अनुप्रयुक्त वोल्टेज, गलत। आर्मेचर प्रतिरोध गुणे आर्मेचर धारा, गलत। फ्लक्स प्रतिपोल गुणे आर्मेचर करंट, ये है आपका सही। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डीसी मोटर का काउंटर ईएमएफ है, काउंटर ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ इसी को बोलते हैं। सप्लाई वोल्टेज से कम,
सप्लाई वोल्टेज से अधिक, सप्लाई वोल्टेज के बराबर, इनमें से कोई नहीं। अब मानिए ये हमारा कोई मोटर है, इसमें अगर हम वोल्टेज V दे रहे हैं तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके वाइंडिंग के कारण जो इसके अंदर वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो होता है EB। तो हमेशा अप्लाइड वोल्टेज से बैक EMF का मान कम होगा, इस तरीके से। क्लियर? सप्लाई वोल्टेज से कम। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सप्लाई वोल्टेज से कम होगा हमेशा काउंटर EMF या बैक EMF। काउंटर EMF को ही बैक EMF बोला जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। DC शंट मोटर की गति बैक EMF पर निर्भर क्यों है? DC शंट मोटर की जो गति होती है वो बैक EMF पर क्यों डिपेंड है? एक फार्मूला होता है N समानुपात EB/φ। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं शंट मोटर की, तो शंट मोटर में जो फाई है वो रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। इसीलिए बैक EMF पर इसकी गति निर्भर करती है, अर्थात N समानुपात EB। क्लियर? अब ऑप्शन नंबर, क्योंकि DC शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात समझ रहे हैं ना? हम कहते हैं कि MTC के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगेगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए। तो हम कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। अब कमेंट करिएगा अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं तो आप देखते रहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मोटर के चलने के दौरान DC शंट मोटर का फील्ड खुलने पर क्या होगा? अब कह रहा है कि DC शंट मोटर का फील्ड ओपन हो जा रहा है मोटर चलते समय यदि शंट मोटर का फील्ड ओपन हो जाए तो क्या होगा? उस स्पीड से चलती रहेगी, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, मोटर खतरनाक उच्च गति प्राप्त कर लेगी, आर्मेचर करंट कम हो जाएगा। तो फार्मूला है N समानुपात 1/φ। फील्ड ओपन हो रहा है, फ्लक्स का मान कम होगा, स्पीड क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर? तो या और खुल जा रहा है तो फ्लक्स का मान लगभग 0 हो जाएगा, तो मोटर खतरनाक उच्च गति प्राप्त कर लेगी, क्योंकि एज वो सीरीज मोटर की तरह व्यवहार भी करेगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। DC मोटर को चालू करते समय स्टार्टर का उपयोग करने का कारण है। अब किसी भी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है या उपयोग करने का क्या कारण है? आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में कोई बैक EMF नहीं है, मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, शुरुआती टार्क को सीमित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में कोई बैक EMF नहीं होता। अब जब कोई बैक EMF नहीं होता तो सीधा सीधा जो आर्मेचर करंट होता है वो V/RA होता है, जिससे आर्मेचर जलने का खतरा रहता है। इसीलिए स्टार्टर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिफ्ट के लिए कौन सी DC मोटर पसंद की जाती है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर, संचयी यौगिक मोटर यानी कि कुमुलेटिव मोटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कुमुलेटिव मोटर यूज किया जाता है लिफ्ट के लिए ज़्यादातर। क्लियर? तो इस तरीके से आज बस इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।